हेलो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग वैदिक काल का अध्ययन कर रहे हैं और जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें हम आप लोगों को ऋग वैदिक कालीन पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में बताए थे। देखिए, उसी क्रम में आज हम आप लोगों को उत्तर वैदिक कालीन पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में थोड़ा बता दें, क्योंकि ऋग वैदिक कालीन पुरातात्विक साक्ष्य बता दिए थे। कुछ लड़कों की डिमांड आई थी कि सर उत्तर वैदिक कालीन पुरातात्विक साक्ष्य क्या क्या है, तो शॉर्ट में सुन लीजिए। देखिए, जो उत्तर वैदिक कालीन जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं वह लौह अवस्था के घोतक हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर वैदिक काल में और अधिक अस्थायी जीवन की शुरुआत हो गई थी। जहां तक मिथभांडों की बात है, तो हम लोग जब पढ़े थे जो पूर्व वैदिक काल जो मिथभांड थे, जैसे उसमें हम लोग गिरवाणी मिथभांड की चर्चा किए थे, ओसीपी की चर्चा किए थे। उसी क्रम में यदि हम उत्तर वैदिक कालीन मिथभांडों की बात करें तो इसका जो सबसे महत्वपूर्ण मिथभांड है वह है चित्रित धूसर मिथभांड, जिसे हम पीजीडब्ल्यू भी कहते हैं। और यह जो मिथभांड है वह मूलतः उत्तर वैदिक कालीन है और इसका जो समय है 1200 से 600 ईसा पूर्व के आसपास का है। और यह जो मिथभांड है कहां से मिला है? पंजाब से मिला है, हरियाणा से मिला है, राजस्थान से मिला है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मिला है। इन स्थानों से चित्रित धूसर मिथभांड के साक्ष्य हमको मिलते हैं, जो कि मूल रूप से या पूर्णतः उत्तर वैदिक कालीन हैं, उत्तर वैदिक कालीन अवस्था के घोतक हैं और जो लौह काल को दर्शाते हैं। जहां तक दूसरे मिथभांड की बात है तो एक मिथभांड है एनबीपीडब्ल्यू, जिसको हम उत्तरी काली पालिश वाले उत्तरी काली पालिश मिथभांड की संज्ञा देते हैं। और यह मिथभांड बहुत ही उन्नत किस्म का मिथभांड था। आप देखेंगे जो एनबीपीडब्ल्यू है वो प्रचुर मात्रा में 6th सेंचुरी बीसी में मिलता है। आगे चल के जब 6th सेंचुरी बीसी के बाद भारत में मौर्य वंश की स्थापना होती है तो एनबीपीडब्ल्यू मौर्य काल का भी एक प्रकार से प्रतिनिधि मिथभांड था। उत्तरी काली पालिश वाले मिथभांड यह मौर्य काल में खूब प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, लेकिन यह जो मिथभांडों की जो शुरुआत होती है वह उत्तर वैदिक काल से भी हो जाती है। और एनबीपीडब्ल्यू मिथभांड का मिलना यह दर्शाता है कि इस काल के लोग प्रचुर मात्रा में लोहे के प्रयोग से परिचित हो गए थे। तो देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण क्लास है। हम लोग वैदिक काल पढ़ रहे हैं। वैदिक काल में हम लोगों ने आर्यों का भौगोलिक विस्तार पढ़ा, ऋग वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार, उत्तर वैदिक काल का भौगोलिक विस्तार, ऋग वैद काल की प्रमुख नदियां, उत्तर वैदिक काल की प्रमुख नदियां, कैसे सप्तसिंधु अफगानिस्तान से सप्तसिंधु प्रदेश से ब्रह्मवर्त, ब्रह्मवर्त से ब्रह्मर्षि, फिर मध्य देश और फिर पूरा संपूर्ण उत्तरी भारत, जिसे हम आर्यावर्त की संज्ञा देते हैं। तो किस तरह आर्य संस्कृति का प्रसार पूरे उत्तर भारत में होता है, इसका हम लोगों ने अध्ययन किया। इसके साथ ही साथ हम लोग ऋग वैदिक कालीन पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में अध्ययन किए और उत्तर वैदिक काल के पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में अध्ययन किए। देखिए, आपको बताए हैं कि जहां तक ऋग वैदिक कालीन पुरातात्विक साक्ष्य है उसमें मिथभांडों की हम लोगों ने चर्चा किया, ओसीपी मिथभांड, गिरुवाणी मिथभांड। उसके साथ साथ हम लोग एक अभिलेख के बारे में भी चर्चा किए थे, जिसको हम लोगों ने बोघज-गोई अभिलेख नाम दिया। उसमें आपको बताए थे उसमें एक हित्ती एक कबीला है, एक मितन्नी कबीला है, दोनों कबीलों के बीच एक संधि होती है और संधि के साक्ष्य के रूप में जो 4 वैदिक देवता हैं उनके नाम का उल्लेख किया गया है। उसमें कौन कौन देवता हैं? इंद्र हैं, मित्र हैं, वरुण हैं, नासत्य हैं। चारों देवताओं का क्रम पूछा गया है। आप प्रश्न पत्र उठा के देखिए, चाहे पीसीएस का पेपर हो, चाहे आईएएस का पेपर हो, चाहे टीजीटी का पेपर हो, चाहे पीजीटी का पेपर हो, जीडीसी हो, एलटी जीआईसी हो, सब में यह प्रश्न खूब पूछा जाता है। तो ये क्रम याद कर लीजिएगा। सबसे पहले इंद्र हैं, फिर वरुण हैं, इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, इन चारों वैदिक देवताओं का क्रम है, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, उसी क्रम में आज हम लोग आपसे कहे थे कि हमको देखिए, हम लोगों ने पूर्व वैदिक कालीन पुरातात्विक साक्ष्य पढ़ा, उत्तर वैदिक कालीन पुरातात्विक साक्ष्य पढ़ा। अब हम वैदिक साहित्य, जिस आधार पे हम पूरा संपूर्ण वैदिक संस्कृति का अध्ययन करते हैं,
उसका अध्ययन जरूरी है, क्योंकि इन्हीं वैदिक साहित्यों के आधार पे इसका जब अध्ययन हम कर लेंगे, किस किस साहित्य से क्या क्या जानकारी मिलती है, कौन कौन से साहित्य या कौन कौन से वेद से ऋग वैदिक कालीन या उत्तर वैदिक कालीन किस किस अवस्था के बारे में पता चलता है। जैसे उनका हमको राजनीतिक जीवन पढ़ना है, उनका हमको आर्थिक जीवन पढ़ना है, उनका हमको धार्मिक जीवन पढ़ना है, सारे बातों का जो अध्ययन करेंगे तो हमारा जो निर्भरता है इसी वैदिक साहित्य पे हो जाएगी, क्योंकि वैदिक साहित्य से परीक्षाओं में खूब प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में खूब प्रश्न पूछे जाते हैं, टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम एक एक वैदिक साहित्य का अध्ययन करेंगे, आराम से पढ़ेंगे, आपको याद कराएंगे, आपको कंठस्थ कराएंगे। देखिए, जहां तक वैदिक साहित्य की बात है तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत चारों वेद आ जाते हैं। हर एक वेद का अपना एक ब्राह्मण ग्रंथ है, अपना आर्याणक है, अपना उपनिषद है। तो वैदिक साहित्य का यदि हम अध्ययन करें तो वैदिक साहित्य में चारों वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आर्याणक और उपनिषद, ये चारों सम्मिलित हो जाते हैं। चारों को ही सम्मिलित रूप से ही हम 1 2 3 4 चारों को ही सम्मिलित रूप से हम वैदिक साहित्य कहते हैं। आगे देखिए वैदिक साहित्य को परीक्षा में पूछा जाता है, वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति भी कहा जाता है। श्रुति का मतलब सुनकर लिखा हुआ साहित्य, बड़ा महत्वपूर्ण है। सुनकर लिखा हुआ साहित्य है। देखिए, इसकी रचना इसको किसी व्यक्ति ने या किसी ऋषि ने नहीं लिखा है। यह वैदिक जो साहित्य है वो अपौरुषेय है, इसको किसी पुरुष से नहीं लिखा है, वह नित्य है, वह ईश्वर प्रदत्त है। ईश्वर ने इसको ऋषियों को दिया, ऋषियों के माध्यम से वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गई। और क्योंकि यह सुनकर लिखा हुआ ज्ञान है, सुनकर लिखा हुआ, सुनकर बताया गया ज्ञान है, इसीलिए इसको श्रुति साहित्य कहते हैं। ठीक, अगली बात देखिए ऋषियों को ईश्वर ने आत्मज्ञान देकर इसकी सृष्टि की है। मतलब कि ईश्वर ने ऋषियों को आत्मज्ञान दिया है, आत्मज्ञान देकर इसकी सृष्टि किया है, और यह कई पीढ़ियों तक एक ऋषि से दूसरी ऋषि में जाता रहा है। एक पीढ़ी का ऋषि दूसरी पीढ़ी को यह ज्ञान देता रहा, परस्पर यह ज्ञान आगे आगे बढ़ता रहा। इसीलिए इसको अपौरुषेय कहा जाता है, क्योंकि इसकी रचना किसी पुरुष ने नहीं किया है, वह इसे ईश्वर प्रदत्त कहा जाता है। ईश्वर ने आत्मज्ञान दिया ऋषियों को, ऋषियों के माध्यम से वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गई। अगली बात देखिए 4 वेद हैं। 4 वेद, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है। यदि हम ऋग्वेद पूर्व वैदिक काल, हमको पूर्व वैदिक कालीन संस्कृति पढ़ना है तो हमको ऋग्वेद का अध्ययन करना जरूरी है। और जो ऋग्वेद की रचना होती है यह सप्त सिंधु प्रदेश में होती है। देखिए, सप्त सिंधु प्रदेश आर्य सभ्यता का प्रमुख केंद्र था। देखिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इस वेद को वेद त्रयी कहा जाता है। परीक्षा में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा वेद त्रयी का भाग नहीं है, तो याद कर लीजिएगा आप, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को वेद त्रयी कहते हैं। इसमें अथर्ववेद सम्मिलित नहीं है, अथर्ववेद को वेद त्रयी नहीं कहा जाता है। आगे चल के देखिए, वेद अभ्यास का नाम आप लोग सुने हैं। कालांतर में महर्षि कृष्ण, इनका पूरा नाम है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, यही जो महापुरुष थे इन्होंने ही वेदों को संकलित किया। वेदों को संकलन का जो कार्य किया है, लिखे नहीं है, ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में पूछा आता है। इन्होंने वेदों की रचना नहीं किया है। वेद ईश्वर प्रदत्त है, ईश्वर प्रदत्त आत्मज्ञान है, जो कि एक ऋषि से दूसरे ऋषि में जाती है। और वेदों को इन्होंने संकलन किया है। वेदों को संकलित करने का कार्य किसने किया है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने किया है। और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, परीक्षा में पूछा जाता है कि वेद के कितने भाग हैं। प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं। पहला संहिता, दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा आर्याणक, चौथा उपनिषद। संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आर्याणक, यही वेदों के 4 भाग हैं। संहिता किसे कहते हैं? संहिता जो वेदों की काव्यात्मक भाग है, या जो मंत्र लिखा गया है उसे ही संहिता कहते हैं। देखिए, आपको जब पढ़ाएंगे, एक एक वेद देखिए पढ़ाएंगे। जैसे ऋग्वेद पढ़ाएंगे
तो ऋग्वेद के आपके ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में हम बताएंगे, ऋग्वेद के उपनिषद के बारे में बताएंगे, ऋग्वेद के आरण्यक के बारे में हम बताएंगे। ठीक, देखिए वेदों की जो भाषा है, देखिए ये संस्कृत है, क्लासिकल संस्कृत नहीं है, वैदिकी संस्कृत है। और इसकी जो क्या लिपि है, इसकी लिपि ब्राह्मी है। संकलन किया वेद व्यास ने, इसकी भाषा पूछा जाता परीक्षा में, वेद की भाषा क्या है, क्योंकि जो संस्कृत है देववाणी है, संस्कृत इसकी भाषा है, लिपि इसकी ब्राह्मी है। इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। इतना हम लोग। और देखिए, और अब हम एक एक वेद का अध्ययन करते हैं। इस क्रम में हम सबसे पहले ऋग्वेद का अध्ययन करेंगे। देखिए ऋग्वेद बड़ा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह आर्यों की सबसे प्राचीन ग्रंथ है। आर्य संस्कृति का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद है। और इसकी जो रचना होती है वह कहां होती है? सप्त सिंधु प्रदेश में होती है। आपको बताए थे सप्त सिंधु प्रदेश बड़ा महत्वपूर्ण था। 7 नदियों के द्वारा, सिंधु और उसकी सहायक जो अन्य नदियां हैं उसी के द्वारा यह सिंचित प्रदेश था। यही जो सप्त सिंधु प्रदेश है आर्य संस्कृति का मुख्य केंद्र था। और इसी सप्त सिंधु प्रदेश में आर्य संस्कृति खूब फूली, पनपी। और इसी सप्त सिंधु प्रदेश से आर्य संस्कृति का विस्तार गंगा घाटी तक हुआ। इस प्रकार संपूर्ण उत्तरी भारत आर्यों के नियंत्रण में आ गया, जिसे उन्होंने आर्यावर्त नाम दिया। देखिए इसी सप्त सिंधु प्रदेश में ही ऋग्वेद की रचना होती है। देखिए महत्वपूर्ण है, इसी सप्त सिंधु प्रदेश में ऋग्वेद की रचना होती है। और ऋक का जो अर्थ होता है, ऋक, देखिए ऋक का अर्थ जो होता है, ऋक, इसका ऊ करिए, संधि विच्छेद करिए। ऋक का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है छंदोबद्ध रचना या श्लोक। जो छंदबद्ध रचना है या जो श्लोक है उसी को ही ऋक कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण क्या है? 10 मंडल हैं इसमें, 10 मंडल में विभाजित है ऋग्वेद। 1028, कहीं कहीं 1017 सूक्त का भी उल्लेख मिलता है। और 10,580 मंत्र हैं। याद करिएगा, पूछा आता है 10 मंडल, 1028 या 1017 सूक्त या 10,580 मंत्र। दूसरी बात, इसमें ऐसे मंत्रों का संकलन है जिसे यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए गाया जाता था। उसे गाता कौन था? उसे होता नामक, परीक्षा में पूछा जाता है, कौन सा पुरोहित था जो ऋग्वैदिक मंत्रों का वाचन करता था? होता नामक पुरोहित है, यही ऋग्वैदिक मंत्रों को गाता था। तो आपको देखिए हर एक वेद के अपने अपने पुरोहित होते थे। जैसे आप बताएंगे, आपको होता हो गया, फिर आगे उद्गाता आएगा, फिर अधर्यु आएगा, फिर ब्रह्मा आएगा। और जो चारों वेद को कहता था उसको भी ब्रह्मा कहते थे। तो ऋग्वेद का जो मुख्य पुरोहित है होता है। यही जो होता है यही ऋग्वेद के मंत्रों को यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए गाता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसके, देखिए आपको बताया 10 मंडल हैं। 10 मंडल में जो 2 से 7 तक के मंडल हैं, इसे सबसे प्राचीन यही मंडल हैं। जैसे दूसरा मंडल, तीसरा मंडल, चौथा मंडल, 5वां मंडल, 6ठा मंडल, 7वां मंडल। और इसे ऋषि मंडल की संज्ञा दी जाती है क्योंकि प्रत्येक मंडल किसी न किसी ऋषि से संबंधित हैं। अभी इसी में आपको बताएंगे, गायत्री मंत्र का उल्लेख होगा, सबकी चर्चा करेंगे। तो यही जो 2 से 7 तक का मंडल है सबसे प्राचीन मंडल है और इसे ऋषि मंडल की संज्ञा दी जाती है। और अगली बात यह है कि जो इसका 8वां मंडल है, इसका जो 9वां मंडल है, इसका जो प्रथम मंडल है, यह इन मंडलों से बाद का है और ये बाद में जोड़े गए हैं। इसका 8वां मंडल, 9वां मंडल और प्रथम मंडल बाद में जोड़े गए हैं। और सबसे बाद में इसका 10वां मंडल जोड़ा गया है। 10वां मंडल परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से चारों वर्णों के बारे में सबसे पहले हमको सूचना मिलती है। चारों वर्णों का प्रथम साहित्यिक प्रमाण वेद में यदि आप ढूंढेंगे तो कहां दिखाई देगा? ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, जिसमें कहा गया है ब्राह्मणो अस मुखमासीद बाहु राजान्नः कृतः उद तदस्य यद वैश्य
पदाभ्याम शूद्रो अजायतः। कहने का मतलब यह है कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघे से वैश्य और पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। चारों वर्णों का पहली बार उल्लेख इसी ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में हमको मिलता है। और जो आपका 9वां मंडल है, यह भी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो 9वां मंडल है, यह पूरा मंडल सोम को समर्पित है। और इसमें एक ही व्यक्ति के, एक ही परिवार के 3 लोग हैं, तीनों अलग अलग व्यापार करते हैं। तो हम अलग अलग व्यवसाय करते हैं, सबकी हम चर्चा करेंगे। और देखिए, जो 9वां मंडल है सबसे बाद में जोड़ा गया है, और इसी पुरुष सूक्त के जो 10वां मंडल का जो पुरुष सूक्त है, इसी में चारों वर्णों की उत्पत्ति का सिद्धांत हमको पहली बार दिखाई देता है। देखिए, जो 2 से 7 तक के जो मंडल हैं, जिस ऋषि से संबंधित हैं, सबकी चर्चा करेंगे, क्योंकि सबसे प्रश्न पूछा गया है। हम लोग ऋग्वेद की शुरुआत कर दी हैं, आराम से पढ़ेंगे। इसका उपनिषद के बारे में, इसके आरण्यक के बारे में, इसके ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में सबसे क्वेश्चन बनते हैं। आज की क्लास हमारी यहीं तक। धन्यवाद।